वेलकम डियर रॉकेट्स, मैन टू मैन के 5 पार्ट में आपका स्वागत है। लेकिन पिछले पार्ट में हमने देखा कि पार्क ने टीसा को कन्फर्म कर लिया कि वो भी एक घोस्ट एजेंट है। टीसा कहती है कि वाह यार, तुम मेरे अंदाजे से एकदम आगे निकल गए। मुझे पता तो था कि तुम मेरी आइडेंटिटी को पता लगा लोगे, लेकिन इतनी जल्दी ये पता नहीं था। इसके बाद एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि एजेंट यून ही टीसा का हैंडलर था। जब टीसा नई नई हीरोइन बनी थी ना, तब एजेंट यून ने उसको घोस्ट एजेंट बनने का ऑफर दिया था, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ एक्टिंग में भी माहिर थी। इसलिए वो अपने सब्जेक्ट को आसानी से मैनिपुलेट कर सकती थी और उसे एजेंट यून ने सैम को सिड्यूस करके इंफॉर्मेशन निकलवाने का मिशन दिया था। फिर प्रेजेंट में टीसा पार्क को बताती है कि जो टेप्स मिसिंग है ना, उसमें कांग्रेसमैन किम के अलावा कुछ ऐसी भी टेप्स हैं जिसमें फर्स्ट जनरेशन NIS एजेंट्स के रिकॉर्ड हैं, जो अगर रिवील हो गए तो सब कुछ उलट-पुलट हो जाएगा। दूसरी ओर सीनियर और जूनियर मैनेजर दोनों एक रेस्टोरेंट में बातें कर रहे होते हैं, जहां सीनियर जूनियर को टीसा की सच्चाई बता रहा होता है। दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि जब टीसा अपने मिशन के लिए सैम के नजदीक जा चुकी थी ना, तभी शूटिंग के दौरान उसकी मुलाकात जेम्स से हुई थी और बहुत ही जल्दी दोनों प्यार में पड़ गए थे, जिससे जेम्स सैम के निशाने पर आ गया था और सैम ने जेम्स की कार का एक्सीडेंट भी करवा दिया था। इससे हुआ ये कि टीसा को जेम्स की जान की फिक्र होने लग गई थी, तो उसकी जान बचाने के लिए उसने जेम्स को छोड़कर सैम से शादी कर ली थी। साथ ही उसने NIS भी उसी वक्त छोड़ दिया था, पर वो एजेंट यून और सीनियर मैनेजर की वक्त वक्त पर मदद करती रहती थी। दूसरी ओर दोस्तों, जेम्स और गोल्डफिंगर साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। इसी दौरान गोल्डफिंगर दो काम की चीज बताता है। पहली तो ये कि वो कांग्रेसमैन किम को बर्बाद करने के लिए जूनियर मैनेजर के साथ मिलकर काम कर रहा है और इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। दूसरा ये कि जेम्स के पास 2 वुड कार्विंग है। अगर उसके पास तीनों वुड कार्विंग आ जाएंगी तो साथ में इनकी वैल्यू डबल हो जाएगी। यानी एक वुड कार्विंग तो अराउंड $2 मिलियन की है, तो 3 वुड कार्विंग की कीमत होगी $6 मिलियन। अगर तीनों साथ में अगर आ गई, मतलब तीनों वुड कार्विंग अगर एक साथ में आ गई, तो इसकी कीमत बढ़कर $12 मिलियन हो जाएगी। इसीलिए जब पार्क जेम्स को $5 मिलियन लौटाने आता है, तो वो लेने से मना कर देता है और कहता है डायरेक्ट पैसे लेने की जगह मैं 3rd वुड कार्विंग लेना पसंद करूंगा। पार्क कहता है कि ठीक है, पर उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा। जेम्स कहता है कि अब तो मैंने इतना कुछ देख लिया है कि मेरा पेशेंस लेवल काफी अच्छा हो गया है, तुम टेंशन मत लो, बस 3री वुड कार्विंग दे देना मुझे। फिर जेम्स जब इस मिशन के बारे में पूछता है जिसमें गोल्डफिंगर जूनियर मैनेजर के साथ काम कर रहा है, तो पार्क कहता है कि ऐसा तो कोई मिशन नहीं चल रहा। इसके बाद दिखाते हैं तो कांग्रेसमैन किम अपना लक आजमाने के लिए सैम से मिलता है और कहता है कि पॉलिटिक्स से तो मैं रिटायरमेंट ले चुका हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने स्टूडेंट डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन बना दो। पर दोस्तों, सैम तो मुंह पे ही उसको मना करके जाने को कह देता है और गुस्से में कांग्रेसमैन किम वहाँ से निकल भी जाता है। अब बाइक से अपना फेस वगैरह कवर करके गोल्डफिंगर उसका पीछा करता है। तभी दोस्तों पार्क गोल्डफिंगर को पकड़ लेता है और इन सब में पढ़ने से मना करता है। इधर सैम अपनी वाइफ टीसा को 58th फ्लोर के सीक्रेट रूम में लेकर जाता है, जहाँ से 58th फ्लोर में होने वाली एक्टिविटी की सारी रिकॉर्डिंग होती है। इसके बारे में आज तक सैम ने किसी को कुछ नहीं बताया था, पर स्टूडेंट्स डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन वो टीसा को ही बनाने वाला था। दोस्तों, अब आगे पार्क और जूनियर मैनेजर सैम के ग्रैंडफादर की लाइफ को इन्वेस्टिगेट करते हैं। उन्हें एक राइफल की फोटो मिलती है जिसकी हैंडल पे ड्रैगन का डिजाइन बना होता है, जिससे ये लोग सैम के ग्रैंडफादर के एक प्राइवेट हंटिंग लैंड पर पहुंचते हैं। वहां पर दोस्तों ये लोग खुद को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के एम्प्लॉइज बताते हैं, पर वहां पर जो गार्ड होता है वो कुछ भी बताने से मना कर देता है और इनको अंदर भी नहीं जाने देता। कहता है कि 3 महीने पहले ही तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का एक एम्प्लॉय यहाँ पर आकर सबको छानबीन कर चुका है, फिर बार बार क्या है। और तब पार्क उसे एजेंट यून की फोटो दिखाते हुए पूछता है क्या यही वो एम्प्लॉय था। वो कहता है हाँ। जिसके बाद पार्क टीसा को कॉल करके बताता है कि हंटिंग लैंड में मिसिंग टेप्स नहीं है, क्योंकि एजेंट यून ने यहाँ की चेकिंग बहुत अच्छे से कर ली थी। तो टीसा बताती है कि अभी अभी मुझे पता चला है कि सैम के ग्रैंडफादर सैम के लिए एक खास विल छोड़ कर गए हैं, जो कि एक पहेली के फॉर्म में है, इसलिए वो अभी तक सैम को समझ नहीं आई। दूसरी ओर दोस्तों, कांग्रेसमैन किम काफी परेशान होता है। वो अपने कई पुराने साथियों को कॉल करता है, मगर कोई भी उसका फोन रिसीव नहीं करता। इसीलिए किम एक प्राइवेट बार में काफी सारी ड्रिंक ऑर्डर करता है, जिसे सर्व करने के लिए एक वेटर आता है। दोस्तों, पर पता नहीं कांग्रेसमैन किम को ये जाना पहचाना क्यों लगता है, लेकिन इस समय वो ज्यादा गौर नहीं करता उस पर। मगर दोस्तों, हम उस वेटर को कांग्रेसमैन किम के टेबल के नीचे एक बग लगाते हुए देखते हैं। दरअसल वो वेटर कोई और नहीं बल्कि गोल्डफिंगर है, जिसने अपना हुलिया बदला हुआ है। उस बैग की मदद से पार्क कांग्रेसमैन किम की सारी बातें सुनता है। दोस्तों, किम अपने कुछ आदमियों को सैम के बेटे को अगवा करने का ऑर्डर देता है, जिससे वो सैम से सारी बातें मनवा ले। अगले दिन दोस्तों, किम के आदमी सैम के बेटे को उसके स्कूल के बाहर से अगवा कर भी लेते हैं। अब उसके मिसिंग होने के बारे में जब सैम और टीसा को पता चलता है तो वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। सैम अपने पीए को किसी भी हाल में अपने बेटे को ढूंढ कर लाने को कहता है,
और वो गुस्से में कहता है कि जिसने भी मेरे बेटे को अगवा किया उसे जान से मार दो। दूसरी ओर दोस्तों, पार्क और जूनियर मैनेजर मिलकर गुंडों से सैम के बेटे को छुड़ा रहे होते हैं। फिर पार्क सैम को कॉल करके सारी बात बता देता है कि कांग्रेसमैन किम ने आपके बेटे को अगवा किया था। अभी आपका बेटा मेरे पास बिल्कुल महफूज है, मगर मेरे पास अभी भी कांग्रेसमैन किम को फंसाने का एक प्लान है। जब तक हम उसे अंजाम देते हैं तब तक आप टीजा को बच्चे को लेने के लिए भेज दो। दरअसल दोस्तों, पार्क ने सैम के बेटे को जेम्स के पास रखवाया होता है, जो कि सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम में बच्चे के साथ खेल रहा होता है। और जब वहाँ पर बेला आती है ना, तो उसे लगता है कि जेम्स ने उसे अगवा कर लिया था। लेकिन फिर जेम्स क्लियर करता है कि अरे मैंने तो इसको बचाने की मदद की है। कुछ देर के बाद टीजा आती है और अपने बेटे को सही सलामत देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। फिर वो दोस्तों उसको लेकर चले जाती है वहाँ से। दूसरी ओर सैम कांग्रेसमैन किम से मिलता है और उसके सामने लाचार होने की एक्टिंग करता है। किम भी अपना विश बताता है कि अब फाउंडेशन का चेयरमैन मुझे बना दो बस, साथ ही मुझे कंपनी का 51% शेयर भी चाहिए, तभी मैं तुम्हारे बेटे को आजाद करूंगा, वरना उसे मार दूंगा। इसके बाद सैम रिमोट कंट्रोल से वॉल पर लगी हिडन कैमरा की वो रिकॉर्डिंग दिखाता है और फिर उसे अपने बेटे की अगवा करने और ब्लैकमेलिंग के लिए अरेस्ट करवा देता है। फिर दोस्तों सैम पार्क का तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करता है और कहता है कि मांगो तुम्हें कितने पैसे चाहिए। और तब पार्क पैसों की जगह थर्ड हुड कार्विंग मांग लेता है, जिसे सैम खुशी खुशी दे देता है दोस्तों। साथ ही वो पार्क को परमानेंटली अपने लिए काम करने को भी कहता है, पर पार्क इस ऑफर को पोलाइटली रिजेक्ट कर देता है। अब दोस्तों पार्क सैम के ग्रैंडफादर के विल को बड़े अच्छे से चेक करता है। काफी सोचने समझने के बाद विल की पहली को सुलझा भी लेता है। वो जूनियर मैनेजर के साथ सैम के 58th फ्लोर पे जाता है, जहाँ ग्रैंडफादर के बड़े से पोर्ट्रेट के पीछे उसको एक सेफ मिलता है। जूनियर मैनेजर को लगता है कि सेफ की चाबी तो हमारे पास नहीं है, फिर ये खुलेगा कैसे? तब पार्क कहता है कि सैम के ग्रैंडफादर बहुत ही पहुंचे हुए खिलाड़ी थे। हमें जो तीनों वुड कार्विंग से चाबियां मिली थी, उसे एक साथ करने पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वाले सीक्रेट रूम का लॉक खुलता है। वहीं उन्हें अलग अलग यूज करने पर ये सेफ खुलेगा। फिर वो तीनों चाबियों को सेफ के अलग अलग लॉक में लगाता है, जिससे दोस्तों सेफ खुल जाता है और अंदर उसे मिसिंग टेप्स मिलते हैं। फिर वो उन्हें जूनियर मैनेजर को सौंप देता है और इस तरह पूरा केस सॉल्व हो चुका है। मगर अभी तक पार्क को पता नहीं चला था कि उस ड्रैगन वाली राइफल का क्या चक्कर है। इसीलिए जूनियर मैनेजर सीनियर को उस राइफल की पिक सेंड करता है और कॉल करके उसके बारे में जानना चाहता है दोस्तों वो। लेकिन सीनियर मैनेजर, जो कि अब इस जॉब से रिजाइन देने के बाद ट्रैकिंग एंजॉय कर रहा होता है, उसे एक ही झटके में तो याद नहीं आता कि राइफल का क्या चक्कर है, मगर वो मिसिंग टेप्स मिल जाने से बड़ा खुश होता है। इसके बाद जूनियर मैनेजर NIS के डायरेक्टर को कॉल करके सारी बात बताता है। वो टेप्स को एक बड़े बैग में डालकर एक खाली पार्क्ड कार में रखने को कह देता है। फिर जूनियर मैनेजर डायरेक्टर के बताए हुए जगह जाकर रोड क्रॉस कर रहा होता है और ये जगह बिल्कुल सुनसान होती है, मगर अचानक से एक ट्रक आता है और जूनियर मैनेजर को उड़ा देता है। दूसरी ओर पार्क बेला को उसके घर के बाहर बुलाकर उसे खुशखबरी देता है कि मेरा मिशन अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तभी दोस्तों उसे सीनियर मैनेजर का कॉल आता है, जो कुछ ऐसा कहते हैं कि पार्क के होश उड़ जाते हैं। दरअसल सीनियर मैनेजर जब जूनियर को कॉल कर रहे थे तब वो कॉल पिक नहीं कर रहा था। सीनियर मैनेजर उसको यही बताने के लिए कॉल कर रहे थे कि वो ड्रैगन वाली राइफल किसी और की नहीं बल्कि NIS के डायरेक्टर की है, जिससे दोस्तों पार्क सारा खेल समझ जाता है। इसके बाद पार्क जल्दी से जूनियर मैनेजर को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। लेकिन दोस्तों जब एक्सीडेंट हुआ था जूनियर मैनेजर का, तो वो टेप्स वाली बैग वहां से मिसिंग हो गई थी, पता नहीं किसने चुरा लिया। और अब पार्क को बड़ा गुस्सा आता है और वो जूनियर मैनेजर को इस हालत में पहुंचाने वाले को जान से मार देना चाहता है। इसलिए वो अपने घर पे स्नाइपर गन लेने के लिए जाता है, मगर वहां उसे जूनियर मैनेजर के साथ बिताए हुए मस्ती भरे पलों की याद आ जाती है, जिससे इमोशनल होकर वो बहुत ही रोता है। अगले सीन में NIS डायरेक्टर और सैम एक साथ बैठे होते हैं, जहां डायरेक्टर कहता है कि अब मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं। सैम, तुम्हारी एज काफी कम है, इसलिए जब तक तुम सही एज के ना हो जाते तब तक मैं तुम्हारे इशारे पे प्रेसिडेंट पद संभालना चाहता हूँ। और दोस्तों आपको पता है वो टेप्स इनके पास आ गई थी, जिसे जूनियर मैनेजर कहीं लेकर जा रहा था। अब उन टेप्स को जलाकर वो राख कर देता है, जिसमें NIS के फर्स्ट जनरेशन के रिकॉर्ड्स होते हैं। दरअसल उसमें NIS डायरेक्टर का ही काला चिट्ठा था। NIS डायरेक्टर ने अपनी जवानी में बहुत सारे कांड किए थे, पता है। तो अगले दिन सैम के ग्रैंडफादर की मेमोरियल सेरेमनी होती है, वहाँ NIS के डायरेक्टर भी होते हैं। तो पार्क स्नाइपर गन से उन पर निशाना लगाकर बिल्कुल सही वक्त का इंतजार कर रहा होता है, मगर तभी वहाँ पर जेम्स और बेला पहुंच जाते हैं। वो कॉल करके पार्क से बात करना चाहते हैं। पहले तो कुछ देर पार्क कॉल को रिसीव नहीं करता, पर जब वो कॉल रिसीव करता है तो जेम्स और बेला मिलकर उसको समझाते हैं कि देखो अभी कोई गलत कदम मत उठाना, क्योंकि ऐसा करना सही नहीं होगा। जूनियर मैनेजर अभी कोमा में है, उसकी सर्जरी चल रही है। वहीं उस पे NIS का डेटा दूसरे देश को लीक करने का इल्जाम लगा हुआ है और इस चीज को लेकर सीनियर मैनेजर से भी लगातार पूछताछ चल रही है। अब ये सुनकर दोस्तों पार्क को पीछे हटना पड़ता है, पर वो डॉक्टर बैन बनकर जूनियर मैनेजर को देखने हॉस्पिटल जाता है, जहां उसकी हालत को देखकर पार्क को और गुस्सा आ जाता है। अब रात में जब NIS डायरेक्टर अपनी डॉटर से मिलने के लिए सीक्रेट प्लेस पे आता है ना, तो वहाँ पार्क भी पहुंच जाता है। डायरेक्टर के तो होश उड़ जाते हैं उसको देखकर। वो कहता है कि देखो मेरी फैमिली को कुछ मत करना। तभी पार्क कहता है कि डरो मत, मैं किसी की जान लेने के लिए नहीं आया, मैं तो
दुआ करता हूँ कि तुम्हें लंबी जिंदगी मिले और उसे मैं नरक से भी बेहतर बना दूं तुम्हारे लिए। तुम मौत की भीख मांगो पर तुम्हें मौत नसीब ना हो। ये बोलकर पार्क तो चला जाता है, मगर डायरेक्टर कॉल पे अपने आदमियों को पार्क को देखते उसे गोली मारने का ऑर्डर दे देता है दोस्तों। इधर जेम्स और बेला पार्क के लिए काफी परेशान होते हैं, क्योंकि वो $5 मिलियन के साथ साथ 3 वुड कार्विंग भी जेम्स के घर पर छोड़कर चला गया होता है। वो तो अब इनकी कॉल भी नहीं पिक करता, मगर अगले दिन ही पार्क इनके पास लौट आता है दोस्तों। वहीं NIS के डायरेक्टर सैम से कहते हैं कि तुम्हें अपनी वाइफ को फाउंडेशन का चेयरमैन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसे मैंने पास्ट में तुम्हारे इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए सेट किया था। जिसपे सैम हंसने लगता है कि नहीं, मेरी वाइफ NIS एजेंट हो ही नहीं सकती, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। पर डायरेक्टर उसे कहता है कि तुम अपनी वाइफ का जरा टेस्ट लो। इसलिए सैम अपनी वाइफ को जाकर बताता है कि तुम्हें पता है, NIS के डायरेक्टर ने जो अपने कारनामों की टेप जला दी थी ना, मैंने उसका कॉपी बना लिया था और अब उसका सारा काला चिट्ठा मेरी तिजोरी में एक USB ड्राइव में कैद है। फिर वो टीजा को बताता है कि कल मेरी एक लव टॉक शो होने वाली है, इसलिए तुम अकेले ही टाइम पर खाना खा लेना। ये बोलकर तो सैम खुद को बहुत होशियार समझ रहा था दोस्तों, पर टीजा उससे भी 4 गुना आगे निकलती है। वो सैम की आंखों को देखकर समझ जाती है कि ये पक्का सैम की कोई चाल है, इसलिए वो पेन ड्राइव को लेने का सोचती ही नहीं। फिर भी वो NIS के डायरेक्टर से मिलकर उसे बताती है कि तुम्हारे टेप की मेरी हस्बैंड ने कॉपी बना ली थी। मैं चाहूँ तो वो तुम्हारे हवाले कर सकती हूँ, पर उसके बदले मुझे अपने और अपने बेटे के लिए एक फेक आइडेंटिटी चाहिए, जिसकी मदद से मैं दूसरे देश जाकर अपनी न्यू लाइफ शुरू कर पाऊँ। डायरेक्टर मान जाता है दोस्तों इसके लिए। दूसरी ओर जब सैम टॉक शो में जाता है तो देखता है कि शो में होस्ट बदल चुका है। दरअसल बेला ने रियल होस्ट के कॉफी में कुछ खोटा मिला दिया था, इसलिए वो बेचारा बार बार वॉशरूम के चक्कर लगा रहा होता है और उसकी जगह आज जेम्स होस्ट बना है दोस्तों। पार्क शूटिंग स्टार बनकर सैम के कपड़ों में माइक लगा देता है और फिर अपना चेहरा भी दिखाता है। उसको देखकर तो सैम समझ जाता है कि अब तो कुछ गड़बड़ होने वाली है। पार्क कहता है कि माइक में बॉम्ब फिक्स है, इसलिए जेम्स जो भी सवाल करे उसका सही जवाब देना, वरना मैं ये रिमोट दबा दूंगा और तुम्हारा खेल खत्म। इसके बाद टॉक शो शुरू होता है। सैम इसको एक पॉजिटिव नोट पे शुरू करता है, ये कहते हुए मैं तो आपको बहुत बड़ा फैन हूँ। जेम्स जवाब देता है कि अगर आप मेरे फैन हैं तो आपने मुझे 2 बार जान से मारने की कोशिश क्यों की? आपने 2 बार मेरा एक्सीडेंट करवाया है। इन बातों को सैम हंसकर टालने की कोशिश करता है दोस्तों, मगर जेम्स बैड एजेंट का पेन निकाल कर ऑडियो प्ले करता है, जिसमें सैम का PA बैड एजेंट को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि कैसे जेम्स की मौत एक ब्रेक फेल का हादसा लगना चाहिए। और ये सारी चीजें लाइव जा रही होती हैं दोस्तों, जिसको देखकर सभी हैरान होते हैं। NIS के डायरेक्टर भी ये चीज न्यूज में देखते हैं और जल्दी वहां से भागना चाहते हैं, पर तभी पार्क उनके लैंडलाइन पे कॉल करके टेबल के नीचे देखने को कहता है। पता है दोस्तों, नीचे बम होता है। पार्क डायरेक्टर से कहता है कि फोन रखना नहीं, वरना ब्लास्ट हो जाएगा। इससे तो डायरेक्टर भी फंस जाता है, पर वो अपने फोन से अपने आदमियों को टेक्स्ट करता है, जिसमें वो एजेंट्स को भेजने को कहता है ताकि बॉम्ब को डिफ्यूज किया जा सके। दूसरी ओर सैम उस ऑडियो को फेक बोल देता है दोस्तों कि ये फेक है, और फिर कहता है कि अगर ये सच भी है तो मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता, आपको मेरे PA से सवाल करना चाहिए ना कि मुझसे। अब जेम्स अगला सवाल करता है। सैम उसका भी गोल मटोल जवाब देता है दोस्तों, और तब पार्क उसे रिमोट दिखाते हुए याद दिलाता है कि सुनो, तुम्हारी जान मेरे हाथों में है। तभी सैम सारा इल्जाम मान लेता है, पर वो ये भी कहता है ये सब मैंने NIS डायरेक्टर के दबाव में आकर किया। वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। देखो मेरे पास USB ड्राइव भी है जिसमें उसके सारे काले कारनामों के सबूत हैं। अब ये देखकर तो दोस्तों डायरेक्टर की हालत और खराब हो जाती है। अब वो पागलों की तरह पार्क से मिन्नतें करता है कि ब्लास्ट करके सैम को खत्म कर डालो, इसके बदले तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा। और उसे नहीं पता दोस्तों ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है। प्रेसिडेंट के स्पेशल ऑर्डर से उसी वक्त डायरेक्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है। टॉक शो के खत्म होते ही सैम को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। ये सारा झमेला खत्म हो जाने के बाद पार्क हॉस्पिटल जाता है, जहाँ जूनियर मैनेजर को होश आ गया होता है। फिर अकेले में बेला पार्क से बहुत सारे सवाल करके ये जानना चाहती है कि वो बस एक टारगेट थी या सच में वो उसके लिए कुछ फील भी करता है। तो पार्क उसे हक करके अश्योर करता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अगले सीन में सैम और डायरेक्टर दोनों इंटेरोगेशन के दौरान एक दूसरे को ब्लेम किए जा रहे होते हैं कि मैंने जो भी किया वो इसके कहने पे किया। दूसरी ओर दोस्तों बैड एजेंट भी अपने जुर्मों की सजा काटने के लिए जेल में आ चुका होता है। अब उससे जब कांग्रेसमैन किम को सैम और डायरेक्टर के बारे में पता चलता है तो वो बड़ा खुश होता है कि अच्छा हुआ उनके साथ, उन्होंने मुझे जेल पहुंचाया था ना, अब खुद भी जेल का मजा चखो। इसके बाद दोस्तों हमें पता चलता है कि पार्क ने बैड एजेंट से वादा किया था कि मैं और बेला मिलकर तुम्हारी वाइफ और बच्चे का ख्याल रखेंगे, तुम्हारी बेटी का ट्रीटमेंट भी जारी रखेंगे। वहीं टीजा अपने सारे शेयर्स सैम के नाम कर देती है।
फिर वो उसे डाइवोर्स पेपर्स भी दे देती है दोस्तों। और इधर सीनियर मैनेजर का प्रमोशन होता है और वहीं जूनियर मैनेजर को मेडल पहनाकर ब्रेवरी ऑनर दिया जाता है। पार्क को 2 महीने के लिए ऑफ दिया जाता है, जिसमें वो एक नॉर्मल लाइफ बिताता है और अपने चाहने वालों का जीना हराम कर देता है। मतलब वो उनके साथ खूब मस्ती मजाक करके उनकी नाक पे दम कर देता है। सभी इतने इरिटेट हो जाते हैं कि कहने लगते हैं तुम ड्यूटी पे ठीक बिहेव करते थे, नॉर्मली तो तुम जरूरत से ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हो। वहीं बेला के डैड एक पंडित से दिखवाकर उसकी शादी की डेट भी निकलवा लेते हैं। दूसरी ओर सैम डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करके टीजा को दे देता है, पर वो काफी उदास भी है, उसकी आंखों में आंसू निकलते हैं। टीजा भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है, इसलिए वो डाइवोर्स पेपर्स फाड़ देती है दोस्तों और कहती है कि मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी। देखते देखते पार्क की छुट्टियां खत्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता। अब उसको एक नए मिशन पे जाना है दोस्तों। ये जानकर बेला का दिल बैठ जाता है, मगर वो जानती है कि पार्क का जाना कितना जरूरी है, इसलिए वो कहती है कि ठीक है तुम चले जाओ, पर याद रखना मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करती रहूंगी। फिर वो भारी मन से पार्क को अलविदा कर देती है। पार्क भी बहुत इमोशनल हो जाता है दोस्तों, पर बेला उसको हमेशा अपने साथ वो लकी चार्म कैरी करने को बोलती है ताकि उसे पता चल सके कि पार्क किस वक्त कहाँ पर है। पार्क भी उसको मान लेता है। पार्क के अगले मिशन पे जाने के बाद बेला और जेम्स उसे बहुत मिस करते हैं, पर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की भी कोशिश करते हैं दोस्तों। अब एक दिन जेम्स के पास एक चाइनीज डायरेक्टर आता है एक फिल्म का प्रोजेक्ट लेकर। वो जेम्स के घर पे वो तीनों वुड कार्विंग को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। उसका दोस्तों कोई बॉस है जो बहुत ही पैसे वाला है, उससे वो वुड कार्विंग चाहिए, इसलिए वो जेम्स को उसकी कीमत लगाने को कहता है। पर जेम्स बड़ा इमोशनल होकर कहता है कि ये मेरी फैमिली की निशानी है, इसे मैं बेच नहीं सकता, अच्छा होगा कि हम सिर्फ फिल्म के बारे में डिस्कस करें। दूसरी ओर बेला के डैड को पार्क की बड़ी चिंता हो रही होती है, इसलिए जूनियर मैनेजर उनको ये कह देता है कि सुनिए पार्क व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी के लिए गया हुआ है, वो जल्दी वापस आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और ये बात बेला को जब पता चलती है तो वो हंसती है। वक्त बीतता है और हम देखते हैं कि पार्क का ये वाला मिशन भी कंप्लीट हो चुका है और उसे 2 हफ्ते की छुट्टियां मिली है जो वो बेला के साथ बिताने के लिए निकल पड़ता है। वहीं बेला भी अपने फोन में पार्क की लोकेशन को अपने करीब आते हुए देखकर बेहद खुश होती है। और इसी खुशी के साथ दोस्तों अलविदा, क्योंकि यहाँ पर सीरीज खत्म हो जाती है। बाकी लेकर आते हैं एक और नई सीरीज को, तब तक ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना है